नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में, देश में इस समय जो अहम मुद्दे चल रहे हैं उसमें पार्टी की क्या राय है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों के बारे में जो आने वाले समय में होने जा रहे हैं दोनों विधानसभाओं के लिए। स्वागत है आपका नकवी जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो दो विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दा है जुर्म और लूट, यानी भ्रष्टाचार और अपराध। इन पौने 5 सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार और घोटाले अपनी चरम सीमा पर रहे और अपराधी अगर आप देखें उनके मंत्रियों की एक लंबी श्रृंखला है जो एक के बाद एक, या तो उन्होंने मिनिस्टर्स उनके या उनके जो लीडर्स हैं वो जेलों में है या जो उनके ऊपर जो है वो जांच चल रही है। इसीलिए कभी मैं कहता हूं कि मूर्ति माफिया और मुलजिमों की सरकार है ये। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में एक सुशासन का माहौल रहा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्तराखंड में विकास का एक जो माहौल पैदा करने की कोशिश होती है वो की। हालांकि केंद्र सरकार ने से जो सहयोग मिलना चाहिए था उत्तराखंड को वो नहीं मिला। पैकेजेस की बात होती रही, पैकेजेस नहीं मिले। एनडीए के शासनकाल में जो पैकेजेस दिए गए थे, अटल जी ने जो दिए थे उत्तराखंड को, वो भी जो है विड्रॉ कर लिए गए या वो पूरे के पूरी तरह से उत्तराखंड को नहीं दिए गए। तो सौतेला व्यवहार हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक तरफ सुशासन और उत्तर प्रदेश में कुशासन। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती का ये कहना है कि भ्रष्टाचार को अगर मुद्दा माना जाए आने वाले चुनाव के लिए तो ये जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आकंठ डूबे हुए हैं। तो आप किस तरह से मुकाबला करेंगे मायावती? मैं इन 5 सालों में मायावती जी से यही पूछना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में उन्होंने 5 ऐसा कौन सा काम किया है जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया हो। उन्होंने सबसे बड़ा वायदा किया था कि अपराधी जो है वो जेल में होंगे, अपराधियों पर केस चलेगा। वो अपराधी, सारे अपराधी जो इससे पहले मुलायम सिंह जी की सरकार में थे, वो सारे के सारे जो है वो ऑन डिपोटेशन चले गए मायावती जी के साथ। अब कल को वो ऑन डिपोटेशन फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। उसमें से कुछ लोगों को तो उन्होंने निकाला है अभी पार्टी से, और कहा जा रहा है कि उसमें आपकी पार्टी के कुछ नेता जो सीटों का तालमेल होने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी का, तो कुछ ऐसी सीटें छोड़ने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन सीटों पर उन अपराधियों को एकोमोडेट किया जा सके जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के रूप में। आपको इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरी जो अभी सहयोगियों के साथ चर्चा चल रही है मैं उसको देख रहा हूँ। कोई ऐसा अपराधी टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी से या किसी सहयोगी दल से पाएगा जो कि मायावती जी के यहाँ से अपराधों के कारण निकला हो और किसी और पार्टी में आकर के वो टिकट पा जाए। ऐसा कहीं कतई नहीं होने वाला है। मायावती का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जात की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी भी जात की राजनीति करती है। फर्क इतना है कि बहुजन समाज पार्टी खुले तौर पर जात की राजनीति कर रही है। देखिए, मायावती जी का एक नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन पिटाए सर्वजन लुटाए हो गया है। तो अब जो है वो नारा तो उनका पूरी तरह से फेल हो गया है। नारा भी फेल हो गया है, उनकी सरकार भी फेल हुई। जहाँ तक जातिवाद का सवाल है, देखिए हम बहुत ईमानदारी से कहेंगे, हमारी पार्टी करे, मायावती जी की पार्टी करे, मुलायम सिंह जी की पार्टी करे या कांग्रेस पार्टी करे, जो भी करे वो गलत है। क्योंकि जातिवाद के माध्यम से कतई जो है वो समाज के सभी वर्गों को प्रगति की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये जो उत्तर प्रदेश में चलन चला, इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में वो तबका तो पीछे गई जिसके बारे में जिसकी बैसाखी चढ़ पे लोग सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, वो भी तबका पीछे गया जो बेचारा वास्तव में उससे प्रगति की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। आज इन पिछले 7-8 सालों में 42% जो है वो नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी कम हुई है। 42% बहुत होता है। मतलब जो नौकरियां थी मिलने की बात तो दूर है, जो थी वो भी खत्म हो गई हैं। जिन अल्पसंख्यकों की बात सभी लोग करते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के मौके पर, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनकी याद भी नहीं आ रही हुई। अटल जी ने दलितों का रिजर्वेशन का टेन्योर बढ़ा दिया जब कार्यकाल खत्म हो रहा था उनकी सरकार ने।
अल्पसंख्यकों के बारे में आपकी सरकार में क्या काम हुआ? देखिए वाशन जी, सबसे बड़ी बात तो ये दलितों के आरक्षण का जो टेन्योर है वो अटल जी एक संवैधानिक बाध्यता है, वो कोई भी सरकार होगी उसे बढ़ाना होगा। जहां तक सवाल है अल्पसंख्यकों का, अब जो कंपटीशन चल रहा है कि कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाने का, अब उसको पिला पिला करके कहेंगे साहब हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको तरक्की देंगे। ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने 5 सालों में 1, 2, 3, 4 क्या काम किए, नौजवानों के लिए क्या काम किया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए क्या काम किया, कुछ नहीं बता पाते। कोटे के बारे में आपका क्या नजरिया है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह से चुनावी चक्रव्यूह की एक चालबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कभी कभी तो कहता हूँ इसे कि ये चुनावी चौपाल की चौकल्लस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि किसका कोटा आप खत्म कर सकते हैं? आप ईमानदारी के साथ अगर अल्पसंख्यकों को प्रगति की मुख्यधारा में शामिल करना चाहते हैं, उसके आर्थिक कमजोरी की वजह से, उनके सामाजिक कमजोरी की वजह से, उनकी शैक्षणिक कमजोरी की वजह से, तो ये जो शोशेबाजी है और आरक्षण की लालीपॉप है, ये उनको प्रगति की मुख्यधारा में शामिल नहीं करेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप या तो संविधान में पूरा संशोधन कर दीजिए। आप संविधान के किस दायरे के तहत, किस संविधान के ढांचे के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर सकते हैं? जहां तक मुसलमानों का या दलित अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में है और चाहती है कि ईमानदारी के साथ उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा जब एनडीए का शासनकाल आया, उस समय शिक्षा के फखरुद्दीन अली अहमद सोसाइटी को जो है वो 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था, जो 10 करोड़ रुपए का सेंक्शन था बजट, उस 10 करोड़ को हमने 100 करोड़ कर दिया। इसी तरह से तमाम क्षेत्रों में जहां पर कि कहीं पे 10 करोड़, कहीं 12 करोड़, कहीं 15 करोड़, हमने उसको जो है वो 20% से लेकर के 100% तक बढ़ाया, क्योंकि हम चाहते थे कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों से कंधा मिलाकर समाज का तो बावजूद इसके अगर आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और तो इतने एफर्ट्स के बावजूद अल्पसंख्यकों में आपके पार्टी के प्रति, अगर आपकी भाषा में बोल रहे हैं, तो ग्राह्यता क्यों नहीं है? साल पहले अल्पसंख्यक जो है वो बीजेपी के करीब आने से डरता था, नफरत करता था। आज नफरत नहीं करता। आज जो है बीजेपी को मेरिट डिमेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर जो है वो बीजेपी को भी एक राजनीतिक पार्टी मान करके उसके उम्मीदवारों के साथ और उनके साथ खड़ा होता है। और इसी वजह से आप देखें पिछले लोकसभा में हमारी सीटें कम हुई, लेकिन हमें 16% से ज़्यादा अल्पसंख्यक वोटों का हिस्सेदारी मिली है। अधिकांश तौर से हम एक दुष्प्रचार के शिकार रहे। कांग्रेस से अल्पसंख्यक नाराज था और भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं था जिसको वोट दे, तो वहां पर बढ़ा। लेकिन जहां तक एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, तो यह भी सच है कि सिकंदर बख्श से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है। और जब उनको ड्यू शेयर देने की बात आई, उनकी सीनियरिटी के आधार पर, उनके कद के हिसाब से, तो उनको वह ड्यू शेयर नहीं मिला। पार्टी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। हम लोग पार्टी के साथ खड़े होकर के हर समय, और मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में एक विकल्प है। और इस सच्चाई को अल्पसंख्यकों में समझ भी आ रही है और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत अल्पसंख्यक बीजेपी के जो दुष्प्रचार की वजह से भ्रमित होकर के उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकारें बनी, राज्यों में सरकारें बनी, केंद्र में भी सरकार बनी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की पहल की जाएगी कि उनके जज्बातों से कोई खिलवाड़ न करे और उनकी जो जागरूकता है उसका लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ाए, अपना जनाधार बढ़ाए? आज मुसलमान इस बात को खुद उन्हें समझना होगा कि उनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, राजनीतिक शोषण कितने बड़े पैमाने पे हुआ है। अगर जो है वो आप कमज़ोर रहेंगे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तो आप जो है वोट देते रहिए, लेकिन राज दूसरा करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अवेयर होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वो इस लोकतंत्र के बराबर के हिस्सेदार, बराबर के भागीदार हैं, इस देश के बराबर के हिस्सेदार, बराबर के भागीदार हैं। इसलिए गुण दोष के आधार पर मतदान करें। तो फिर आपकी पार्टी सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस का विरोध क्यों करती है? वो तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए रिकमेंडेशन। देखिए, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी के 60 सालों के कुशासन का एक बहुत मोटा सा दस्तावेज है। करना क्या चाहते हैं आप? आर्थिक रूप से क्या करना चाहते हैं आप? शैक्षणिक रूप से मुसलमानों के, आपने कहा कि साहब 90 ज़िले जो है
वो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं, हम उनको जो है वो विशेष उपाय करेंगे उन लोगों को प्रगति की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए। क्या किया आपने? आप आज तक जो है वो आज आपके केंद्र सरकार के 8 साल होने जा रहे हैं और आपने 8 ऐसे उपाय नहीं किए। जो अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय बना दिया, वो उस मंत्रालय की ये हाल रहा कि वो 3 साल तक जो है वो कार्यालय ढूंढता रहा और 4 साल तक उसमें बजट तय होता रहा और 5वें साल तक जो है उसका जो है वो स्टाफ तय हुआ। मुझे जो पूरा के पूरा एक एक्सरसाइज दिख रही है, वो एक्सरसाइज जो है वो शुद्ध रूप से किस तरह से वोटों का फिर से नए सिरे से शोषण किया जा सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए या वोटों का शोषण की बात जो मुख्तार अब्बास नकवी जी कह रहे थे, इस खेल में इनकी पार्टी कहाँ खड़ी नजर आ रही है। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच या केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की पूरी तरह से गुमराह दोनों सरकार। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा, कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाने का, पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। एक दर्द है उत्तराखंड के लोगों के लिए। देखिए सियासत की बात मेरे साथ, सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मुख्तार साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है और इस सेगमेंट में हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी बहुत ज़्यादा है और अभी तक जो जितने आपके चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं उसको देख के लगता है कि वो जातीय समीकरण बैठाने की ही कोशिश है। राजनाथ जी, कलराज जी, अब उमा भारती जी को 403 विधानसभा क्षेत्रों में आप लोग घुमाने जा रहे हैं। तो अल्पसंख्यक समाज में भरोसा पैदा करने के लिए क्या कोई और कन्वीनर बनाया जाएगा या आपको यह जिम्मेदारी दी जाने वाली है? नहीं, मैं तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रबंधन है और कैंपेन है उसका इंचार्ज हूँ। मैं पूरे देश में कई मैं काम देखता हूँ, लेकिन यूपी में विशेष तौर से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। जहाँ तक राजनाथ जी का सवाल है या कलराज मिश्रा जी का सवाल है, ये दोनों ऐसे उत्तर प्रदेश के तपे तपाए लीडर हैं जो उत्तर प्रदेश की नब्ज भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के खेत खलियानों, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके निकले हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैं विकल्प के रूप में इसलिए कह रहा हूँ कि आज 3 पार्टियां हैं वहाँ पर। एक बहुजन समाज पार्टी जो सर से पैर तक घोटालों और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। समाजवादी पार्टी का इतिहास, अपराधों का इतिहास आज भी लोग भूल नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आज उत्तर प्रदेश के लोग यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर का और कितना एहतराम करूं, तुम्हें करूं, तेरे बच्चों को भी सलाम करूं। जातिवाद का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं ये एक बहुत जहरीला माहौल है जातिवाद का। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उधर ही हो रहा है जो उन जातियों के बीच से लोग निकल करके और अपने को जाति का नेता बता करके और अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाते हैं और उन जातियों को भूल जाते हैं। क्या ब्राह्मण का बच्चा जो है वो गरीब नहीं है? क्या ठाकुर का बच्चा गरीब नहीं है? क्या वैश्य का और किसी और समाज के लोगों का बच्चा गरीब नहीं है? गरीबी उसको भी है। गरीबी को जो है जब आप जाति के साथ उसके ऊपर टैग लगा देंगे, धर्म का टैग लगा देंगे, तो वो गरीबी नहीं रहेगी, बल्कि वो राजनीतिक जो है वो लॉलीपॉप बन जाएगी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आप और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल हैं। दोनों राष्ट्रीय दलों के 2 महत्वपूर्ण नेता जो मध्य प्रदेश में अपनी अपनी पार्टी की लुटिया डुबा चुके हैं, उनको अब उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है दोनों राष्ट्रीय दलों ने। और अब एक तरफ दिग्विजय सिंह जी के हाथ में कमान है कांग्रेस पार्टी की, और आप लोगों ने अब उमा भारती को एक अपना स्टार कैंपेनर बना दिया है। आपको लगता है कि उमा भारती कल्याण सिंह की जो जाने से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो जन्मी, उत्तर प्रदेश में पली बढ़ी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने संघर्ष किया और वो उत्तर प्रदेश में जाति के नेता के नाते काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और एक मास लीडर के रूप में वो काम कर रही है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी जी के सिपहसालार हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी जैसे 2-4 अगर सिपहसालार और राहुल गांधी जी के हो जाए
तो हमारे लिए वो शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से टिकटों का बंटवारा होने जा रहा है आपके वहाँ, क्या क्राइटेरिया बनी? जो टिकटों की चयन की प्रक्रिया है वो चल रही है, लगभग ख़त्म हो गई है और हम लगभग सभी सीटों पे लड़ेंगे। 403 सीटों पे कुछ सीटें हमारे जो सहयोगी है जेडीयू और एक दो छोटी पार्टियां और हैं, उनको देने की बात है और वो भी मीटिंगें चल रही हैं लगातार और मुझे लगता है जल्द ही सारी सीटों की भी घोषणा हो जाएगी और जो सहयोगियों को देना है वो भी घोषणा कर दी जाएगी। जन जन का बस एक सवाल, किसने खाया लूट कमाल, कैसे फैला जुर्म का जाल। तो ये आज एक सवाल है और ये सवाल जो है वो आज हर आदमी पूछ रहा है। मायावती जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करा था। उन्होंने कहा था कि मुझे सोनिया गांधी जी ने आश्वस्त किया था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में हम सरकार में आएंगे तो आपको जो है वो छूट, आपका सारे मुकदमे खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं बताया। नहीं, लेकिन मायावती का तो यह भी कहना है कि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचती रहीं तब तक उनके खिलाफ कोई जांच नहीं बैठाई गई और जब ही उन्होंने अटल जी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचना बंद किया तो उनके खिलाफ ताज कॉरिडोर का मामला खोल दिया गया और सीबीआई उनके पीछे। भारतीय जनता पार्टी तो किसी को इशारे पर नचाती नहीं है और मायावती जी को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मायावती जी के साथ तो बीजेपी ने जो 3 बार समझौता किया वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी और राजनीतिक भूल का खमियाजा भी बीजेपी ने बहुत बड़ा साहब हो गया। साहब 3 बार गलती हुई और 3 बार तलाक भी हो गया। आज जो है वो उनके साथी जो है उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है और यही नहीं है, आज जो उनके मंत्री, आज उनकी पार्टी के एमएलए, कई महत्वपूर्ण नेता डरे हुए हैं कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए, कहीं जो है उनके साथ जो है वो कोई और आपराधिक घटना ना हो जाए। चर्चा तो यह भी है कि अगर उत्तराखंड में हंग असेंबली आती है, त्रिशंकु विधानसभा, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के सपोर्ट से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और बदले में उत्तर प्रदेश में बीएसपी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हंग असेंबली आने की संभावना दिख रही है। नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली इस बार नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में सारे जितने भी आकलन हैं, चुनावी आकलन, ज़मीनी आकलन, सारे उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो जिस पार्टी को भी दें वो पूर्ण बहुमत देंगे इस बार। जो व्यक्ति भी सरकार बनाने के लिए मायावती जी से समझौता करेगा उसको 1-1.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव में अपने सफाई की तैयारी रखनी चाहिए। तो यही स्थिति मुलायम सिंह के साथ भी होगी क्या, कि जो लोग मुलायम की सरकार बनवाएंगे उनका भी सफाया होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो जिस तरह की चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार की तिकड़ी है वो एकजुट हो जाए और एक ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, करप्शन, तो उसमें हो सकता है कि तीनों मिलकर ही बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो जिस तरह की लिस्ट आप लोग समय समय पर जारी करते रहे हैं मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में, क्या सत्ता में आने के बाद भी उन भ्रष्टाचार के जो आरोप रहे हैं उनकी जांच कराएंगे आप लोग? जो आर्थिक अपराधों में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी चुनाव लड़ने से रोकने की ज़रूरत है, बंदिश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो और क्रिमिनल केसेस में जो है वो तो चलो ठीक है उनको लगा दिया जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में हैं। बहुत से ऐसी संख्या। आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री 24 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वो देती हैं, अपनी इनकम टैक्स देती हैं और बड़ा गर्व से कहती हैं कि 24 करोड़ रुपया तो मैं इनकम टैक्स देती हूँ। अरे भैया, कौन सा तुम्हारा व्यापार चल रहा है, कौन सा तुमने फैक्ट्री लगा रखी है? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए आप आर्थिक अपराधी जो है वो अन्य अपराधियों से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश की लूट का, उसका तो सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब होगा। एक लखनऊ में भी एक स्पेशल जेल बनानी चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा कुनबा आज जो है वो देश के सामने खड़ा हो रहा है। उसके लिए एक स्पेशल जेल और स्पेशल काला पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मुख्तार नकवी से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में पार्टी क्या करने जा रही है। नकवी जी, आपका एक बार स्वागत है। और अब हम जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि उत्तराखंड की क्या स्थिति है।
उत्तराखंड में आप 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, बावजूद इसके अभी भी वहाँ गुटबाजी बनी हुई है और कहा जा रहा है कि जिन आरोपों के चलते एक के बाद एक आपने तीनों मुख्यमंत्रियों को अदला बदली की, वो आरोप भी यथावत बने हुए हैं। देखिए, मैं उत्तराखंड में आज खंडूरी जी मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले भी खंडूरी जी थे, उससे पहले निशंक साहब थे और कोश्यारी जी। उसके अलावा जो और पूरा के पूरा संगठन है वो एकजुट होकर के वहाँ पर सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए काम कर रहा है। कोश्यारी जी हर क्षेत्र में जा रहे हैं खुद, और खंडूरी जी खुद जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज वहाँ मुद्दा सुशासन है। सुशासन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज उत्तराखंड के लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है, और विश्वास का माहौल इसलिए पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों में एक तरफ समृद्धि की और एक तरफ विकास की का माहौल पैदा ही किया है, दूसरी तरफ जो है लोगों में विश्वास का माहौल पैदा किया है। आज जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बिखरी हुई है, बुरी तरह से घिरी हुई है, और बुरी तरह से वो उत्तराखंड के मामले में उनके दिमाग में ना कोई विजन है, ना उनके दिमाग में कोई सोच है। सोच एक है कि कौन मुख्यमंत्री बने। अब उत्तराखंड के ही लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, चाहे जो भी कमी रही हो, भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हों, लेकिन डेवलपमेंट के भी काम अगर थोड़े बहुत हुए तो नारायण दत्त तिवारी के ही शासनकाल में हुए। इसको आप कैसे निपटेंगे? देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी का शासनकाल लोग याद करते हैं, मुझे मालूम है। वो याद करते हैं जब नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड एक हिस्सा था करते हैं। लेकिन जब वो कांग्रेस की सरकार बनी और उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री बने, तो उस समय ज़ीरो एक्टिविटी रही। ज़ीरो एक्टिविटी का मतलब ये कि वहाँ पर विकास जो है, वो जो विकास हो रहा था वो भी रुक गया था। आज इस बीजेपी के शासन में विकास के क्षेत्र में, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, और साथ ही साथ वहाँ के पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हुए बिना रोजगार के अवसर लोगों को, वहाँ के नौजवानों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए बहुत ही सार्थक प्रयास और बहुत ही मजबूत प्रयास किए गए। उसके अलावा उत्तराखंड राजनेता ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उनके नेतृत्व में उन्होंने, जब वो केंद्र में मंत्री थे, तो उन्होंने, लोग कहते थे कि उन्होंने बहुत भेदभाव किया और राज्यों के साथ, और सारा उत्तराखंड की तरफ विकास का जो है वो नदी मोड़ी। उसमें कुछ चीज़ें पूरी हुई हैं, कुछ चीज़ें अधूरी पड़ी हुई हैं केंद्र सरकार के भेदभाव और कांग्रेस पार्टी के भेदभाव के। देखिए, भेदभाव की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में कांग्रेस का अपना तर्क है, और केंद्र में जो सरकार में लोग हैं उनका ये कहना है कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार को यह जानकारी ही नहीं थी कि किस तरह से प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, किस तरह से संबंधित विभागों में जाके परसू किया जाता है। शायद इसी वजह से जितनी ग्रांट उत्तराखंड को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। देखिए, अटल जी के समय में जब हमने उत्तराखंड का निर्माण किया, हमने 3 राज्य उस समय बनाए, झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया और छत्तीसगढ़ बनाया, तो हमने उस राज्य को अन्य राज्यों से किसी तरह का उनमें कुंठा न हो, वो ये राज्य महसूस न करें कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर, इसलिए स्पेशल पैकेजेस दिए, और उत्तराखंड को भी दिए उसके लिए स्पेशल पैकेजेस। ये बात सोचे हुए बिना कि किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी हमने कभी भी भेदभाव नहीं होने दिया। आज जो परिस्थितियां हैं, जब मैं भेदभाव की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो क्लर्क नहीं होता, वो पूरे के पूरे मुख्यमंत्री का सचिवालय होता है, उसमें पूरा उनका अमला होता है, उसमें सभी तरह के विशेषज्ञ होते हैं, और सारे रिपोर्ट्स और सारे प्रोजेक्ट्स वो मंत्रियों को और केंद्र सरकार को देते रहते हैं। केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार ईमानदारी से सभी राज्यों के साथ व्यवहार कर रही है या भेदभाव के साथ कर रही है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से कर रही है। उत्तराखंड के साथ केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर राजनीतिक पूर्वाग्रह से व्यवहार किया, और जो दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस के लीडर हैं, उनको ये चाहिए था कि वो ये भूल जाते कि किसकी सरकार है, वो अपने राज्य के लिए लड़ते, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने राज्य के लिए लड़ने के बजाय राज्य के विकास को रोकने के लिए यहाँ पर अपनी ताकत लगाई। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा की क्या स्थिति होगी? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, और बल्कि बहुत ही शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुझे तो दिख रहा है 13 में ही केंद्र में भी चुनाव होने वाला है,
क्योंकि मध्यावधि चुनाव को अब रोका नहीं जा सकता। पर प्रणब मुखर्जी साहब कितना भी कहें कि एफडीआई को इसलिए हमें होल्ड करना पड़ा कि मध्यावधि चुनाव ना हो जाए, तो मध्यावधि चुनाव तो होगा। और 2013 में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रहेगी और निश्चित तौर से उत्तराखंड को फिर से जो उनके साथ भेदभाव हुआ है उसका सूद ब्याज के साथ जो है हिसाब किताब करके उसको ठीक किया जाएगा। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में। उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म करेगी और उत्तराखंड में तो उनका दावा है कि सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।